हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से ठीक 20 दिन बाद आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है 2, 3, 4 आई थिंक। ठीक है, तो आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस कर ली, कितनी नहीं करी, वो मुझे नहीं पता। बट फिलहाल आज हम हिंदी का एक ऐसी क्लास लेने जा रहे हैं तो जिसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। हिंदी में देखो, मैं हिंदी की क्लास भी अब लेने लगा हूँ। हिंदी क्लास में क्या होता है, हिंदी क्लास में क्या होता है, सॉरी, हिंदी यूपी टेट में जो आती है 30 नंबर की आती है। ठीक है, यूपी टेट में 30 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें 15 नंबर का आपका ग्रामर पोर्शन होता है और 15 नंबर का आपका गद्य और पद्य वाला होता है। गद्य मतलब जिसमें से आपको एक पैसे दे दिया जाएगा, उसमें आपको उसी में से क्वेश्चन ढूंढने के आंसर निकालने होंगे। और एक पद्य होता है, मतलब कविताएं दे दी जाती है, उसमें भी आपको आंसर ढूंढने होते हैं। ठीक है, बाकी बचा 15 नंबर। 15 नंबर का आज हम क्लास में इतना पढ़ा देंगे ताकि आपके 12 से 13 नंबर कहीं कह दें। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले हिंदी में हिंदी सीडीपी और ईवीएस मैथ और जिसने इंग्लिश ले रखी होगी, जिसने संस्कृत ले रखी होगी, ये यूपी टेट का सिलेबस है। यूपी टेट में यही 5 सिलेबस है, किताबें आती हैं। ठीक है, 5 सिलेबस है, तो जिसमें सीडीपी में 30 नंबर का होता है, मैथ भी 30 नंबर का, हिंदी भी 30 नंबर का, और अंग्रेजी या संस्कृत 30 नंबर का, ईवीएस भी 30 नंबर का। तो आज हम हिंदी की क्लास लेने वाले हैं। हिंदी की क्लास में आज हम आपको सबसे पहले छंद पढ़ाएंगे, ताकि इससे बजाय क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं। छंद से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब एक आपको एक पैसे दे दिया जाएगा, पैसे मतलब 2 लाइन में दे दिया जाएगा। उसमें आपको पूछा जाएगा इसमें दोहा है कि रोला है, कुंडलियाँ हैं, छप्पा है, उल्लाला है, इस तरीके के आपसे टॉपिक क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम आपको छंद के बारे में बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम रस के बारे में पढ़ाएंगे। रस, कितने रस होते हैं, कौन कौन से रस में कौन कौन सा भाव आता है, ये सब बता देंगे। ठीक है, ताकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सीडीपी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, मैथ आप लोग में प्रैक्टिस कर ही डाली होगी ऑलमोस्ट। बच्चा क्या ईवीएस और संस्कृत, इसने अंग्रेजी ले रखी होगी, अंग्रेजी जैसे हिंदी में होता है वैसे अंग्रेजी में होता है। ठीक है, तो हिंदी में भी 15 नंबर क्वेश्चन ग्रामर का, इंग्लिश में भी 15 नंबर ग्रामर क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या, छंद। अब छंद के बारे में आप सबको पता होगा। सबसे पहले छंद की डेफिनेशन क्या होती है ये बताइए आपको। छंद का मतलब क्या होता है, छंद का मतलब क्या होता है ये आप लोग बताइए। छंद का मतलब होता है, क्या होता है बताओ, पहले आप लोग बताओ छंद का मतलब क्या होता है। छंद का मतलब होता है, छंद कौन धातु बना हुआ है, छंद धातु बना हुआ है। मतलब छंद जो है छंद धातु से बना हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं आपको समझाता हूँ चलूंगा, ताकि आपको समझ में आता जाए। ठीक है, छंद शब्द जो है छंद धातु से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिनका अर्थ होता है आहादित, मतलब खुश करना। खुश करना, ये आहादित वर्ड होता है, आहादित वर्ड होता है, जिसका अर्थ होता है आहादित करना, मतलब खुश करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खुश करना। छंद जो है छंद धातु से मिलकर बना होता है और जिसका अर्थ होता है किससे, खुश करना। ये हो गया छंद, ये छंद का मतलब है। अभी छंद की डेफिनेशन नहीं सुनेंगे। छंद की डेफिनेशन क्या होती है, देखो छंद की डेफिनेशन होती है, वर्णों या मात्राओं के विन्यास से यदि आहत पैदा हो, आहत मतलब खुश, यदि वर्णों मात्राओं के विन्यास से यदि आहत पैदा हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है, ठीक है,
लिख लेते हैं पहले से, डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, चलिए यही लिख लेते हैं। वर्णों या मात्राओं के विन्यास से यदि आहत पैदा हो, आहत मतलब खुशी उत्पन्न हो, वर्णों मात्राओं के विन्यास से यदि आहत पैदा हो उसे छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, आ समझ में? ठीक है, यहाँ एक लाइन बता लीजिए, वर्णों मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से। ठीक, नियमित संख्या के विन्यास से। ठीक है, इतना जोड़ लेना आप लोग, इतना आप लोग जोड़ लेना कि वर्णों और या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहत पैदा हो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद कौन से धातु में कौन होता है? छंद धातु में कौन होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? खुश करना। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, छंद का दूसरा नाम क्या होता है? मैं पॉइंट वन बताता जाऊँ ताकि आप याद करते चले जाओ। ठीक है, छंद का दूसरा नाम क्या होता है? हम लोग छंद को किसी दूसरे नाम से क्या कहते हैं बताओ? पिंगल। क्या कहते हैं? छंद का दूसरा नाम पिंगल भी होता है। क्या होता है? पिंगल। ठीक है, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। और इसके बाद इसके जो आदि प्रणेता छंद शास्त्र के जो प्रणेता वो कौन है? इनके कवि कौन है बताओ? इनके कवि कौन है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख मतलब छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से हुआ था? ऋग्वेद से हुआ था। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किससे होता है? ऋग्वेद से मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार छंद का छंद शास्त्र है। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से होता है? ऋग्वेद से मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियमक व्याकरण होता है उसी प्रकार छंद का छंद शास्त्र होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? और छंद की परिभाषा क्या होती है? वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहत पैदा हो उसे छंद कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब छंद के अंग क्या होते हैं? बताओ, छंद के कितने होते हैं? 6। कौन से? पहला होता है चरण या पद कह दो या पाद कह दो। पाद मतलब पैर, चरण पद पाद। ठीक है, गति, यति और विराम कहते हैं उसे भी। ठीक है, आया समझ में? वर्ण और मात्रा गण। ठीक है, इतना आया? और होता है तो 1 2 3 4 5 6 ये होगा छंद के अंग। क्या होते हैं ये छंद के अंग है। नोट कर लीजिए। छंद एक बार डेफिनेशन याद कर लीजिए। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या से यदि नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहत पैदा हो, आहत मतलब खुश, यदि खुशी उत्पन्न हो
आहत पैदा मतलब यदि खुशी उत्पन्न हो, वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहत पैदा हो तो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल होता है। छंद का उल्लेख किससे होता है? ऋग्वेद से मिलता है। जिस प्रकार गद्य का न्याय व्याकरण होता है उसी बार छंद का क्या होता है? छंद शास्त्र होता है। ठीक है, छंद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। पहला चरण पद और पाद होता है, गति होता है, यति और विराम होता है, तुक होता है, गल होता है, वर्ण और मात्रा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब ठीक है, अब लिखो एक और पॉइंट लिखते चलो यहाँ पे। ठीक है, देखिए जरा। हाँ ठीक है, लिखो छंद के बारे में, अभी छंद के बारे में लिखते हैं। ठीक है, छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। कौन से? छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें प्रत्येक चरण को, प्रत्येक को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होता है? कुछ छंद में चरण 4 होते हैं, लेकिन वे 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। कितनी पंक्ति में लिखे जाते हैं? 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। नोट कर लो। जैसे कि दोहा, सोरठा, अभी इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? छंद जो होता है छंदादोष मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? खुश करना। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से भी आहत पैदा होते छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल होता है। पिंगल, पिंगल भी है। छंद का सर्वोत्तम उल्लेख किससे होता है? ऋग्वेद से होता है। ये ऋग्वेद से होता है। जिस प्रकार गद्य का न्याय व्याकरण होता है उसी प्रकार छंद का छंदसार होता है। छंद के अंग याद रख लो। ठीक है, चरण पद या पाद होता है, गति होता है, यति और विराम होता है, वर्ण और मात्रा होता है, गण होता है, तुक होता है। अब पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ। ठीक है, सही तो है? ठीक है, अब तीसरा, इसमें छंद को पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? चरण को विषम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वो विषम चरण होते हैं। दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पहले और तीसरे चरण को हम क्या कहते हैं? विषम चरण। मतलब जैसे अभी हम लिखेंगे ना, जब दोहा सोठा लिखेंगे उसमें समझ लेना, जो पहला और तीसरा होगा वो विषम चरण होगा, दूसरा और चौथा जो होगा वो सम चरण होता है। ठीक है, इतना याद आया? ठीक है, हो गया इतना? इतना याद हो गया? चलो देखो, हमने अभी आपको चरण बता दिया था। छंद के जो प्राय अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 6 अंग। चरण पद या पाद होता है, गति होता है, यति और विराम होता है, वर्ण और मात्रा होता है, तुक होता है। ठीक है, तो हमने चरण के बारे में बता दिया था कि पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण। दूसरे चौथे चरण को क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं। और जो चरण जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? चतुर्थांश भाग भी कहते हैं। ठीक है, चरण को तो जैसे दोहा सोठा जो होते हैं 2 पंक्ति में लिखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को चरण कहते हैं। जो पंक्तियाँ होती हैं दोहा सोठा की, रोला की, छप्पा की, उनको ही हम चरण कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ण और मात्रा में। छंद के प्राय 4 जो अंग है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ण और मात्रा क्या होती है? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर मतलब जिनमें एक स्वर होता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर चाहे वो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। ठीक है,
एक स्वर वाली ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, चाहे फिर ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। तो जैसे कि ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, जिन वर्णों में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा मतलब एक छोटा आ, छोटी ए, छोटा ऊ, तो वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। जिनमें दो मात्रा का समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से बोलने में अधिक समय लगता है, वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनमें दो मात्रा लगती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, इस तरीके से। और काम में चलिए छोटी मात्रा लगी है तो मतलब कौन सी होगी, काम छोटी मात्रा ह्रस्व स्वर होगी। काम में बड़ी मात्रा लगी हुई है तो दीर्घ स्वर होगी। जिसमें छोटी मात्रा लगी होती है और जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जिनमें बड़ी मात्रा लगी होती है वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इतना याद रखना है। अब उन मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, आइए बताते हैं। तो हमने बता दिया, तो पहले आपको पॉइंट याद रख लेना कि जिनमें बड़ी मात्रा लगी होती है उसे हम दो मात्रा मानते हैं, और जिनमें छोटी मात्रा लगी होती है उसे हम एक मात्रा मानते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक उदाहरण है, ठीक है, ये उदाहरण है, क्या है, राजा एवं दिवस का अवसान समीप था। अब इसमें हमें मात्राएं निकालनी है, ये हम मात्रा पता है। ठीक है, मात्राओं की गणना हमें करने बता दी है, कैसे की जाती है। जिनमें एक स्वर हो, एक स्वर मतलब जिनमें एक मात्रा हो, और जिनमें कोई मात्रा नहीं हो वो ह्रस्व स्वर होते हैं। और जिनमें बड़ी मात्रा होती है तो वो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। बस इतना याद रखना है। अब जैसे हमें राजा निकालना है, अब जैसे हमें इसमें मात्राएं निकालनी है, हमने मात्रा बता दी, उसके बारे में बता दिया। अब आपको कैसे निकाली जाती है ये देखो। राजा, रा में बड़ी मात्रा लगा, बड़ा मात्रा, तो कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। जहाँ में 2 की मात्रा लगी है कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। ठीक है, ठीक है। अब दिवस, दिवस में दाम में छोटी मात्रा लगी कि नहीं लगी है, दाम में छोटी मात्रा। ठीक है, वर्ण मात्राओं के बारे में हमने पूरा बता दिया आपको, ये आप नोट कर लेना कि ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, जिनमें एक मात्रा लगी होती है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनमें दो मात्राएं लगी होती हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। अब एक मात्रा मतलब जिनमें जैसे कोई मात्रा नहीं होती वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जिनमें जैसे कि एक मात्रा लगी होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उनको जैसे इस तरह बुलाते हैं, छोटा आ, छोटी ई। जिनमें कोई मात्रा नहीं लगी होती वो ह्रस्व स्वर होते हैं, और जिनमें मात्रा लगी होती है वो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम जिसमें बड़ी मात्रा लगी होती है इसमें हम दो नंबर मान लेते हैं। जिसमें छोटी मात्रा लगी होती है हम, जिसमें छोटी मात्रा लगी होती है उसे हम एक मात्रा मान लेते हैं। अब जैसे कि आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, राजा में बड़ा मात्रा लगी है, बड़ा मतलब 2 नंबर। जहाँ में बड़ा मात्रा लगी है मतलब 2 नंबर। दिवस में दा में छोटी मात्रा लगी है, दा में छोटी मात्रा लगी है तो ये 1 नंबर। वहाँ में कोई मात्रा नहीं लगी है इसलिए 1 नंबर। सा में कोई मात्रा नहीं लगी है इसलिए 1 नंबर। का में बड़ी मात्रा लगी है तो इसलिए 2 नंबर। आ में छोटे मात्रा छोटा आ है तो ये तो 1 ही नंबर होगा। वहाँ में कोई मात्रा लगी है, नहीं लगी है, 1 नंबर। सा में कोई मात्रा लगी है तो सा में बड़ी मात्रा लगी है तो 2 नंबर। ना में कोई मात्रा लगी है, नहीं लगी है, 1 नंबर। ठीक है, सा में कोई मात्रा लगी है, नहीं लगी है, तो 1 नंबर। माँ में बड़ी मात्रा लगी है तो 2 नंबर। पा में कोई मात्रा लगी है, नहीं लगी तो 1 नंबर। था में मात्रा लगी है तो 2 नंबर। ठीक है, कितना हो गया, 2 2 4 4 3 7 2 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20। कितनी मात्राएं होंगी, 20। ओके ओके ओके, देखो 20 मात्रा हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ठीक है, इनको जोड़ो, कितनी मात्राएं हैं, ये हो गई 16 मात्रा है। ये टोटल कितनी हो गई, ये हमें ये दोनों इनमें और इनमें टोटल कितनी होगी, 20 मात्राएं। इस तरीके से मात्राएं निकाली जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से मात्राएं निकाली जाती हैं। आप लोग एक बार उदाहरण देख लो, जिसमें बड़े एक मात्रा लगी है उसमें 2 नंबर, जिसमें छोटी मात्रा लगी है उसमें 1 नंबर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब आ जाते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने, चलो देखो, वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं, वर्णों और मात्राओं
की गणना को संख्या कहते हैं, क्रम कहते हैं, लिखो क्रम कहते हैं। ठीक है, आपको हमने मात्राएं निकालनी सिखा दी है। ठीक है, मात्राएं का सबसे ज़्यादा देखो, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा उन मात्राओं को निकालने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मात्राएं निकालनी जाएगी ना, तो आपको कोई भी 2 पंक्ति दे दी जाएगी, 2 की, 16 की, लोला की, छप्पा की, उलाला की, इस तरीके के किसी भी उसकी पंक्ति दे दी जाएगी, तो आप उनकी मात्राएं निकालना याद रखना। जिसमें 1 मात्रा लगी होती है वो 1 नंबर, जिनमें 2 मात्रा लगी होती हैं वो 2 नंबर, मतलब 1 मात्रा मतलब इनमें कोई मात्रा नहीं लगी होती, इनमें छोटी मात्रा लगी होती है, छोटा ऊ की मात्रा लगी होती है, छोटा आ लगा होता है मात्रा लगी, वो 1 नंबर होगा। और जिसमें बड़ी मात्रा लगी होगी, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा लगी होगी, ऐ की मात्रा लगी होगी, वो सब कितने होते हैं? 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अब लघु गुरु के स्थान के निर्धारण को क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। उसे संख्या लिख सकते हो या क्रम भी लिख सकते हो। ठीक है, वर्णों मात्राओं, अच्छा वर्णों मात्राओं की गणना को सही बात संख्या नहीं कहते, क्रम कहते हैं, ये संख्या ही कहते हैं। सॉरी, वर्णों जब मात्राओं की जब गणना करेंगे तो वो संख्याएं तो निकली थी, जैसे अभी 20 मात्रा निकली थी, 20, तो वो मात्राएं निकली थी, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो वर्णों मात्रा की गणना को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। लघु गुरु के जो स्थान पर, लघु मतलब जो छोटे वर्ण होते हैं, इनमें छोटे की मात्रा लगी होती है। ठीक है, लघु मतलब वही होते हैं लघु। ठीक है, लघु गुरु, अब लघु गुरु और दीर्घ गुरु, लघु गुरु और दीर्घ गुरु के बारे में समझ लो क्या होता है। लघु गुरु जो होते हैं, बात करता हूँ क्या, लघु के लिए एक चिन्ह रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है? पाई नहीं, 1 मतलब एक पाई रेखा होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे पाई रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई रेखा। और दीर्घ, इसमें एक चिन्ह रेखा होती है, इसमें क्या कहते हैं? वर्तुल रेखा। क्या होती है ये? वर्तुल रेखा। तो ये आपको याद रखना है कि लघु स्थान पर कौन सा रेखा और कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये वाला। दीर्घ गुरु के स्थान पर हम ये वाला लगाएंगे। 5 नंबर नहीं लिखा हुआ, वो बना होता है एक तरीके से साइन, वर्तुल रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आ जाती है गणों की संख्या कैसे निकाली जाती है। गण, देखो पहली चीज तो गण कितने होते हैं? गणों की संख्या 8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? यगण, ठीक है, यगण, मगण, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़। ठीक है, कितने हो गए? नगड़ और सगड़, ये होते हैं आपके 8 गणों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने गण हो गए? 8 गण होते हैं। इनको याद रखना, 8 गण होते हैं ये। ठीक है, तो गणों को याद रखने के लिए एक सूत्र होता है। गणों को याद रखने के लिए सूत्र होता है, या माता राजभान सलगा। ठीक है, ये गणों को याद रखने का एक फॉर्मूला होता है, या माता राजभान सलगा। ठीक है, आपके पास देखो, जैसे कि मान लो इसका गण याद रखना है तो कैसे? या में कौन सी होती है? एक पाई रेखा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी। हमने बताया था कि लघु स्थान पर जब, लघु मतलब क्या होता है? लघु गुरु का मतलब होता है जो लघु वाले, जो हर्ष स्वर वाले व्यंजन वर्ड होते हैं, हर्ष स्वर वाले व्यंजन वर्ड होते हैं, वही लघु गुरु होते हैं। हर्ष स्वर वाले
जिनमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसमें कोई मात्रा नहीं होती, वो वाले। वही लघु होते हैं, उनके लिए हम एक रेखा करेंगे, पाई रेखा, ठीक कहते हैं। और दीर्घ स्वर वाले जिनमें मात्राएं लगी होती हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वाले जो उनसे होते हैं, उन्हीं के लिए दीर्घ गुरु का स्थान किया जाता है, उनके लिए वर्तुल रेखा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें एक वर्तुल रेखा, इसमें वर्तुल रेखा, क्योंकि में दो मात्रा लगी हुई है, एक बड़ी मात्रा लगी हुई है, तो ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमके गणों की संख्या निकालने का मात्रा, ये होती है, ये पाई रेखा, दो वर्तुल रेखा। क्यों? क्योंकि लघु गुरु के स्थान पर, लघु गुरु का मतलब समझ गए, लघु गुरु का मतलब होता है जो लघु स्वर वाले व्यंजन वर्ण होते हैं। कौन से? इनमें एक मात्रा होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है। और जिनमें दीर्घ गुरु वाले वर्ण, इनमें कौन से होते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा लगी होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उस तरह की मात्रा लगी होती है, तो वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इसी को लघु गुरु, और लघु गुरु के लिए पाई रेखा होती है, ये याद रखना कि इसके लिए पाई रेखा होती है, दीर्घ गुरु के लिए वर्तुल रेखा होती है, और यही चिन्ह पूछा जाएगा। तो गणों संख्या 8 होती है, याद रखना, यगड़ मगड़ जगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगर सगड़। तो जैसे मान लो उदाहरण है, यह माता राजभान सलगा। अब यह माता के हमने निकाला, तो कैसे निकाला, यह में कोई मात्रा नहीं लगी है, देख लघु गुरु, मतलब कोई मात्रा नहीं लगी है, तो लघु गुरु के लिए पाई रेखा लगा देंगे। मां में मात्रा लगी है तो वर्तुल रेखा, अड़ा में मात्रा लगी है तो वर्तुल रेखा, ठीक है। जिनमें बड़ी मात्रा लगी होती है, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, एक तरह से दीर्घ स्वर व्यंजन वर्ण, उनमें हम वर्तुल रेखा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आइए, अब बात कर लेते हैं छंद की, जैसे अब छंद की कुछ भेदों की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको जो गढ़ याद करा दिए, उनकी मात्राएं निकालना बता दिया। लघु गुरु के लिए एक पाई रेखा, दीर्घ गुरु के लिए एक वर्तुल रेखा, ठीक है, वही लगेंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं छंद के जो भेद होते हैं, छंद के भेद कौन कौन से होते हैं? छंद के भेद जो होते हैं, वर्णों क्या होते हैं, वर्ण मात्रा के आधार पर होते हैं, ठीक है। छंद का मतलब क्या होता है, वर्णों या मात्राओं के विन्यास उत्पन्न हुआ उसे छंद कहते हैं। तो वर्णों या मात्राओं के आधार पर होते हैं, वर्णों या मात्राओं के जो चरण होते हैं उनके आधार पर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें चरण कौन कौन होते हैं, एक वाणी छंद होते हैं, एक होता है वार्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद, और एक होता है मुक्त छंद। अब जैसे ये तीन होते हैं छंद के जो भेद होते हैं, वर्णों मात्राओं के चरण के आधार पर होते हैं, ठीक है। एक होता है वार्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है मुक्त छंद। हमने आपको जो छंद के जो अंग थे, हमने उनमें से 3-4 कम से कम लगा दिए, 2 बाकी बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? एक होता है गति, यति और विराम वाला बचा है, और एक गति वाला बचा है। उसमें ऐसा कुछ खास पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको इनमें सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में, जब आप यूपीटेट का जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको मात्राएं निकालने पूछेगा, आपको दोहा, सोढ़ा, रोला, छप्पा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, आपको उनकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये बात याद रखना। तो आपको अगर मात्राएं निकालनी हमने बता दी है, इसी तरीके से हम मात्रा भी एक बार और लगा के दिखाएंगे आपको। मात्राएं लगाना आना चाहिए, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मात्राएं पूछी जाती हैं कि कितनी मात्राएं होती हैं, कौन सी वर्तुल रेखा होती है, कौन सी पाई रेखा होती है, ये आपको मैंने बता दिया, ताकि आपका एग्जाम में जाकर के आप उसी पॉइंट, मैं उसी पॉइंट पे बात करता हूँ जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं उन्हीं बात करता हूँ। अब जैसे कि ये जो लिखा है, छंद के जो भेद होते हैं, वर्णों मात्राओं के चरण के आधार होते हैं। एक होता है वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ पे एग्जाम में जाओ तो आप क्वेश्चन देखो तो आपको याद आ जाए, अच्छा सर ने चरण बताए थे, कौन कौन से चरण होते हैं ये बताया था, सर ने मात्राएं निकालने बताई थी, अच्छा सर ने कौन से बताए थे, लघु कौन सी रेखा होती है, वर्तुल रेखा कौन सी होती है, लघु में कौन से चिन्ह होते हैं, वर्तुल रेखा में कौन से चिन्ह होते हैं, लघु कौन से होते हैं, कौन से छात्र स्वर वाले वर्ण होते हैं, दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, दीर्घ गुरु वाले होते हैं। नाम से ही पता चल रहा, लघु दीर्घ, ठीक है, इतना याद हो गया। अब आ जाता है वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। वार्णिक छंद में देखो क्या होता है, सम विषम, इसमें सम विषम, ठीक है, इसमें सम विषम, और एक होता है अर्ध सम।
ठीक है, अर्ध सम। तो साधारणता सम में साधारण, मैं आपको सीधे चार्ट बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। दंडक है, और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं साधारण में? 16, 26, 26 से अधिक। और इसमें 32 मात्रा से। ये हमने आपको बताया। अब देखो इसका कैसे क्या है। मुक्त छंद कौन से होते हैं? मुक्त छंद, मुक्त छंद देखो, छंद के भेद वर्णों मात्रा के चरण के आधार पर छंद जो होते हैं, वाणी छंद, मातृ छंद, मुक्त छंद। वाणी छंद में सम, विषम, अर्धसम, सम, विषम, अर्धसम, कितना रहेगा? सम वाले में साधारण में 26 मात्राएं होती हैं, वर्ड होते हैं। दंडक वाले में 26 वर्ड से अधिक होते हैं। फिर मातृ छंद में 32 मात्राएं होती हैं, 32 मात्रा से अधिक होते हैं। 26, 32, 26, 32, इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं इनकी बात कर देते हैं हम मात्राओं को निकालने की। अब इसमें कैसे निकाला जाता है देखो वाणी छंद होते कौन कौन से, ये याद रख लो। वाणी छंद कौन कौन से होते हैं नोट कर लीजिए एक बार। इनमें क्या होता है? सभी चरणों की संख्या समान रहती है, सभी चरणों का क्रम समान होता है। ठीक है, सभी चरणों में वर्णों की संख्या, ठीक है, समान रहती है। लघु गुरु का समान रहता है। ठीक है, इतना याद है। और लघु गुरु का जो क्रम होता है, लघु गुरु मतलब जो पाई रेखा, उनका क्रम समान रहता है। ठीक है, क्रम लिखना पड़ेगा। लघु गुरु क्रम समान रहता है। ठीक है, वाणी छंदों में। और वाणी छंद होते कौन कौन से, ये नोट कर लो आप लोग। होते कौन कौन से हैं? ठीक है, प्रमाणिका होते तो बहुत हैं, बाकी हम कुछ और लिखा दे रहे हैं जिनमें 8 वर्ण होते हैं। स्वागता, ठीक है, शालिनी, इंद्रवजा, इस तरीके के बहुत से होते हैं। ठीक है, इनको अब हम देखो, अभी हमने वाणी छंद बताया था। वाणी छंद कौन से होते हैं? वाणी छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। वाणी छंद में वर्णों की संख्या गिनी जाती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या गिनी जाती है, मुक्त छंद में कोई संख्या नहीं, मुक्त छंद मुक्त रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं गिना जाता है। सिर्फ आपको वार्णिक या मात्रिक छंद गिने जाएंगे। आपके एग्जाम में जो आएगा वो वार्णिक या मात्रिक छंद से ही पूछा जाएगा। तो वार्णिक छंद के बारे में मैंने बता दिया। अब वार्णिक छंद की जो हम कैसे निकालते हैं, उसमें वार्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की संख्या। वर्ण कौन से? अक्षर या ध्वनि, अक्षर या लेट, अक्षरी को तो कहते हैं वर्ण। तो अक्षरों को जो काउंट करते हैं वही वार्णिक छंद हो जाते हैं। अब कितने वर्ण होते हैं ये आपको पता लगाना। कैसे? देखो, वर्णों की संख्या 15 है। कैसे 15 है? इसमें लिखा हुआ है 15, यदि 8 है या 7 है। ठीक है, तो अब देखो, कभी भी आपको इस तरीके से ये पंक्ति दे दी जाएगी, ये आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी आपके एग्जाम में। ठीक, आपसे पूछा जाएगा इसमें वार्णिक छंद कितने हैं, मतलब वार्णिक वर्ण कितने इसमें। वार्णिक मतलब वर्ण। ठीक है, अब वर्ण कैसे पता करना है ये तो आपको पता है। देखो, इसमें 1, 2, 3, 4 ये वर्ण तो है, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ये 11, ये 12, ये आधा जुड़ा होता है ना, तो ये उसी में जुड़ा होता है, आधा जैसे जुड़ा होता है वही एक आता है। 11, 12, 13, 14, 15, कितने वर्ण हो गए? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है 15। तो इसकी पूरी पंक्ति में वर्ण पूछे जाएंगे कि कितने वर्ण है? 15 वर्ण है। टोटल नहीं पूछा जाएगा, या फिर पंक्ति में कितने वर्ण है, पंक्ति में वर्णों की संख्या कितनी है? 15, जो कि मैंने आपको काउंट करके बता दी। इसमें यति कितने हैं? 8 हैं और 7 भी हैं। ठीक है, अब आ जाता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंद में हमेशा ये याद रखना, मात्रिक छंद में ये याद रखना कि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं कि सभी चरणों में इनमें मात्राओं की संख्या तो समान होनी चाहिए। जैसे इसमें वर्णों की संख्या समान थी, लघु गुरु, लघु जो क्रम था उनका, लघु गुरु मतलब क्या होता है? पाई रेखा, उनका क्रम एक निश्चित रहता है। लेकिन इसमें लघु गुरु पर कोई ध्यान नहीं देता, इसमें सिर्फ मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है कि कितनी मात्राएं आपसे पूछी जा रही हैं। जैसे कि मात्रिक छंद कौन से होते हैं? जैसे आहिर हो गया, राधिका हो गया, तोमर हो गया, मानव हो गया, चौपाई हो गया, इनमें इस तरीके की जो मात्राएं आती हैं। ठीक है, जैसे कि आहिर में 11 मात्राएं होती हैं, तोमर में 12 मात्राएं होती हैं, और जैसे कि मानव में 14 मात्राएं होती हैं, और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से इनमें जो मात्राएं होती हैं। अब जैसे कि अर्ध सम्मात्रिक छंद जो होते हैं उसमें दोहा, सोठा, दोहा में 13, सम विषम 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 तो विषम जो है 13 मात्राएं होती हैं, सम में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें सम में 13, सम में 11 और विषम में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इनकी हम मात्राओं की गणना करना बता, हमने वार्णिक छंद में वर्णों गणना करना बता दिया, कैसे करी जाती है ये याद रखना आप लोग। ठीक है, देखो आप लोगों को क्या याद रखना है, आपको हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर पता करना है, आपको लघु गुरु और वो दीर्घ गुरु पता याद रखना है, आपको वर्ण निकालना रखना है। हमने आपको जो राजा एवं दिवस का अवसमान समय था उसमें मात्राएं निकालना बता दी, कितनी मात्राएं थी? 20 मात्राएं। किस तरीके से? अगर आपके एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें एक मात्रा लगी होती है या कोई मात्रा नहीं लगी होती, छोटी मात्रा लगी होती है वो 1 नंबर होता है, जिसमें बड़ी मात्रा लगी होती है, ठीक है, तो वो 2 नंबर होता है। उसी तरह आप काउंट कर सकते हो। वर्णों को काउंट करना बता दिया, कैसे वर्ण होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने वर्ण है? 15। एक पंक्ति 15, इसमें 15, इसमें 15, इसमें 15 है, तो 15 वर्ण। ये इस तरह के वर्णों की संख्या निकालनी है। अब मात्रिक छंद में हम मात्राओं की संख्या कैसे निकाली जाती है ये देखो। देखो ये सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, सम्मात्रिक छंद आपको पता ही है, जिसमें मात्रिक में क्या? साधारणता और दंडक। साधारण में कितनी मात्रा है? 16 या 32। ठीक है, 32 मात्रा है। ठीक है, याद रखना, हमने बताया था आपको साधारण में 32 और दंडक में 32 मात्रा से अधिक, याद रखना। ठीक है, तो हमने आपको, अब देखो हमने आपको वाणी छंद के वर्णों की संख्या गणना करना बता दिया, चरण बता दिए। चरण देखो कौन से होते हैं, पहली चार ये रख लो, पहले मैंने वाणी छंद में बताया था, इसमें भी याद रख लो। ये होता है पहला चरण, ये होता है दूसरा चरण, ये होता है तीसरा चरण, ये होता है चौथा चरण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले और तीसरे को विषम चरण कहते हैं, यही चरण होते हैं विषम चरण, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था। और दूसरे चौथे को हम क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं। सम चरण, चरण मतलब पद या पाद, मतलब 4 पदों में ये पंक्ति है, इसमें से जो पहली पंक्ति जो पहले ही है, अब इसको हम ऐसे उठाकर यहाँ लिख दें, इसको उठाकर यहाँ लिख दें, तो वो पहली तीसरी क्या हो जाएगी? विषम चरण, दूसरी चौथी सम चरण, जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी। तो ये हमने आपको बता दिया। अब इसमें देखो मात्राएं कैसे निकाली जाती हैं, मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। अब कैसे करी जाती है देखो। बंधौ, गुरु, पद, पदुम, परागा। हम एक लाइन निकाल लें, बाकी के आप लोग निकालिएगा। ठीक है, अरे यार कैमरा टूट गया क्या? अबे देखो, जैसे हम पहली लाइन निकाल लें, पहले चरण निकाल लें। ठीक है, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण।
पहले तीसरे को विषम चरण, दूसरे चौथे को सम चरण, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, अब जैसे मात्राएं वाणी छंद कहते हैं, अब इसमें जैसे वर्ण के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें वर्ण कितने हो गए 13। जब वाणी छंद की बात करी जाएगी, जब उसमें वर्णों संख्या पूछी जाएगी तो आपको किस तरह निकालना है, इस तरीके से निकालना है। अब जैसे इसमें मात्रा निकालनी है तो हमने बताया था मात्राओं में कि ह्रस्व स्वर्ण वर्ण जिसमें एक मात्रा लगती होती है, मतलब एक मात्रा मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती, छोटे आ की, छोटी ई की, छोटा ऊ की मात्रा लगी होती है, वो एक नंबर। जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और मात्रा लगी होती है वो होते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें बड़ी मात्रा लगी होती है। जिसमें छोटी मात्रा लगी होती है तो वो क्या होते हैं एक नंबर। जिसमें बड़ी मात्रा लगी होती है 2 नंबर। इतना याद रखना। इसमें कोई मात्रा लगी है नहीं लगी तो इसमें क्या आ जाएगा 1 नंबर। कितना हो जाएगा 1 नंबर। इसमें 1 नंबर। ये तो छोटा ऊ है तो छोटा ऊ ह्रस्व वाले हो गया। ह्रस्व में कितने होते हैं 1 नंबर होता है। इसमें छोटी की मात्रा 1 नंबर। इसमें छोटी मात्रा गुरु इस तरह से, ये छोटे की मात्रा लगी होती है, बड़ी मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, तो 1 नंबर। ये पा में कोई मात्रा नहीं है 1 नंबर, दा में कोई मात्रा नहीं है तो 1 नंबर, पा में एक मात्रा, दा में छोटी मात्रा लगी तो 1 नंबर, मा में कोई मात्रा नहीं लगी तो 1 नंबर। जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती उसमें 1 नंबर। जिसमें कोई छोटी मात्रा लगी, छोटी मात्रा जैसे छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी ई, उसमें 1 नंबर लग देता है। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बड़ी मात्रा लगी होती है वो 2 नंबर। जैसे इसमें 1 नंबर। जैसे दा में देखो बड़ी मात्रा लगी, बड़ा आ की मात्रा तो ये 2 नंबर। गा में छोटे बड़े की मात्रा लगी 2 नंबर, ये नहीं लगी मात्रा तो 2 नंबर। अब इनको काउंट करो 3 4 7 3 10 10 2 12 1 13 हो गए। और ये सममात्रिक छंद में जब मैंने बताया था दोहा और सोठा बताया था, तो सोठा वाले में कितना बताया था सममात्रिक छंद में, सम वाले में, विषम वाले में, दोहा वाले में, विषम वाले दोहा वाले में बताया था हमने। दोहा वाले में क्या कि जो विषम चरण होते हैं वो उसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें ये विषम चरण तो है, पहला तीसरा विषम चरण, दूसरा चौथा सम चरण। पहले इसमें देखो कितनी मात्राएं 13 मात्राएं। अब देखना इसमें भी 13 मात्राएं निकाल लो ऐसे 1 1 1, छोटी मात्रा लगी है इसलिए 1 नंबर, एक बड़े की मात्रा लगी है। ठीक है, तो 2 नंबर। इसमें 1 नंबर, छोटी मात्रा लगी इसमें 1 नंबर। ये चूरन 2 नंबर, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर। 2 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 3 15। ये कुछ गलत होगा। चूरन, अच्छा चूरन में 1 नंबर। 3 3 6 6 3 9 2 11 11 3 14 11 3 14 नहीं 1 नंबर आएगा। ये भी मात्रा 1 मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया 13 नंबर। इस तरीके से आपको मात्राएं निकालनी होती हैं। कि चा में छोटे की मात्रा लगी, ये मत समझ लेना कि बड़े की मात्रा लगी है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करना। ठीक है, सरल बता दिए, विषम बता दिए, तो आपका ये छंद वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट आप लोग समझिएगा, देखिएगा। मैंने आपको तो वर्ण की गणना करना बता दिया, मात्रा की गणना करना बता दिया, मात्राओं की गणना, चरण बता दिए कौन से चरण होते हैं, सम चरण, विषम चरण, गढ़ बता दिए कैसे गढ़ होते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा याद करने वाले हैं। तो आप इनको एक बार क्लास को देख लीजिएगा, चैप्टर को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उनकी गणना करना सीख जाओगे। आपको हमने बता दिया देखो कैसे कैसे किया है, ये बता दिया कैसे करना है। ठीक है, बाकी आपको आज के लिए इतने रखते हैं। छंद कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम वो रस कर देंगे और समास हो गया, संधि हो गया, इनको भी कवर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।